अगली सुबह जुनसू कुछ फाइल लेकर आता है, तब एबी उससे कहता है कि तुम्हें आज जर्मनी जाना होगा। मैंने पहले ही इला के पेरेंट्स से बात कर ली है। अंकल तुम्हें रिसीव कर लेंगे, तुम्हें वहाँ से कुछ कागजात लाने हैं। जुनसू जानता है कि वो तलाक के पेपर लेने जा रहा है, पर फिर भी उसमें कुछ सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। जुनसू के जाने के बाद एबी फिर से इला के लिए नाश्ता बनाता है, जैसा कि वो रोज़ करता है। नाश्ता करते टाइम इला कहती है, मुझे भी आज ऑफिस जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ सबको बताओ कि हम मैरिड है, और साथ में ये भी बताओ कि हमारा तलाक भी होने वाला है। मैं चाहती हूँ उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हम शादीशुदा और ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक हादसे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एबी बोल देता है, क्या ऐसा करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? इला हंसते हुए बोलती है, मुझे हर उस चीज़ से खुशी मिलेगी जिससे तुम्हें तकलीफ होती है। एबी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग है। सभी जल्दी जल्दी मीटिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ, अचानक से सर ने मीटिंग क्यों रखी? हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी काम हो। सब आपस में इसी तरह की बात किए जा रहे थे। कुछ देर बाद एबी वहां आता है, जिसके साथ में इला होती है। सब हैरान थे कि आखिर होने क्या जा रहा है। एबी कहता है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग मेरी फैमिली की तरह है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी का हर पहलू सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। कुछ पर्सनल परेशानी की वजह से मैंने ये बात ओपन नहीं किया था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ कोई और नहीं बल्कि इला है। आप लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट था ये जानने के लिए कि आखिर इला मेरे साथ ही क्यों आती है और जाती है, या फिर मैं उनके लिए इतना परेशान क्यों रहता हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है। इला का नाम सुनते ही सब चौंक गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या सर मैरिड है? लेकिन उनकी शादी कब हुई? इन्होंने अपनी शादी छिपा कर क्यों रखी थी? यांग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एबी को बहुत लंबे समय से लाइक करती थी। यांग के साथ सबको इस बात का झटका लगता है क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एबी मैरिड है, वो भी इला के साथ। सर आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? इस तरह के सवाल पर इला जवाब देती है कि उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन हम तलाक लेने वाले हैं। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये शादी फोर्सफुली कराई गई थी। तलाक का नाम सुनकर एक बार फिर सब आपस में बात करने लगे। तलाक? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? कोई बोला, तुमने सुना नहीं, शादी फोर्सफुली कराई गई थी। ये तो होना ही था। सर को देखकर लगता नहीं है कि वो किसी से फोर्सफुली शादी करेंगे। इला यही चाहती थी कि ऑफिस में एबी की बदनामी हो जाए और वो जितना तलाक का नाम लेगी एबी को उतनी ही तकलीफ होगी। हुआ भी कुछ वैसा ही है जैसा इला चाहती थी। एबी बस उनकी बातों को सुन रहा था, इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। जूनियर आपस में बात कर रहे थे, सर ने ज़रूर ये शादी फोर्सफुली की है, तभी तो इतनी जल्दी तलाक का फैसला ले लिया दोनों ने। देखकर ही लगता है दोनों में उम्र का फासला है, या फिर ये भी हो सकता है इला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो। कौन जाने सच क्या है। शाम को वापस आते टाइम ड्राइव करते हुए गहरी सांस के साथ एबी कहता है, क्या अब तुम खुश हो? मेरे जूनियर मुझे अब नीची नज़रों से देखेंगे। क्या उससे तुम्हें खुशी मिलेगी? या फिर मीडिया वाले मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, उससे तुम्हें खुशी मिलेगी? या फिर मेरे साथ साथ मेरे प्रोजेक्ट को लोग बुरा कहेंगे, उससे तुम्हें खुशी मिलेगी? इला चुपचाप बैठी रही। उसके पास किसी भी बातों का जवाब नहीं था। वो बुरा भी महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन वो खुश भी नहीं थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। इवनिंग तक जुनसू पेपर लेकर आ जाता है। उसे यांग से पहले ही पता चल चुका था कि ऑफिस में क्या क्या हुआ है। वो एबी के लिए बहुत बुरा फील कर रहा है। आते ही वो पेपर एबी के हाथ में देता है और कहता है, सर आज रात में आपको नए डीलर से मिलने जाना है। आप कहिए तो मैं मीटिंग कैंसिल कर दूँ? नहीं, इट्स ओके, मुझे मैनेज करना है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। काफ़ी देर डिस्कस करने के बाद फिर एबी कहता है, इला ने सुबह से कुछ खास बात नहीं की है, तुम्हें इला से मिलना चाहिए। तुम दोनों अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए इला का मूड सही होगा। जाओ तुम उससे बात कर लो ताकि उसका मन बहल सके। जुनसू आधे मन के साथ इला के कमरे में जाता है। हे मिस्टर आमा, आर यू ओके? जुनसू की आवाज़ सुनकर इला कहती है, तुम आ गए? क्या तुम पेपर लेकर आए? जुनसू कहता है, इससे पहले कि तुम मुझसे कोई और बात करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब सिर्फ गुस्से की वजह से कर रही हो, और मैं सिर्फ तुमको लाइक करता हूँ, प्यार नहीं। और लाइक करने में और प्यार करने में फ़र्क होता है। सर के डिसीजन से मैं समझ गया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है वो सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं। प्यार तो सर करते हैं जो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी। जुनसू वाकई क्या चाहता है ये सिर्फ वो जानता है, लेकिन फिलहाल वो एवी का साथ दे रहा है, जो कि एक एम्प्लॉय और ब्रदर होने के नाते उसको करना चाहिए। इला सर नीचे किए हुए चुप रह जाती है। जुनसू के जाने के बाद
वो गहरी सोच में पड़ जाती है। एबी जब मीटिंग के लिए निकलता है तो वो इला से मिलने आता है। उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं वो हर कुछ कर सकता हूँ जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तलाक के पेपर मांगने पर एबी कहता है कि वो अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा है। कल मॉर्निंग तक वो पेपर इला को देगा। इला से कोई जवाब न पाकर वो जाते हुए कहता है उसे आने में देर हो सकती है तो इला टाइम से खाना खा ले। एबी जब रात को 11 बजे वापस आता है तो वो देखता है कि इला रूम में नहीं है। वो उसे वहाँ ना देखकर फिर एक बार परेशान हो जाता है। कांटेक्ट न होने की वजह से उसे एक बार फिर पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। लोकेशन से पता चलता है कि इला किसी नाइट क्लब में है। एबी जल्दी से वहाँ पहुँचता है तो देखता है इला एक बार फिर नशे में है। उसके बाल बिखरे हैं। नशे की हालत में उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। उसे होश ही नहीं है कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। उसकी ड्रेस बहुत बदहाल तरीके से सरक रहे हैं क्योंकि इला ने शायद वैसा जानकर पहना है। इला को देखकर एबी बहुत हैरान हुआ क्योंकि इला ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उसकी ड्रेस इतनी बिगड़ी हुई थी मानो उसने जानकर वैसा पहना था। वो नशे में जिन लड़कों से बात कर रही थी वो आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। शायद वो इला की हालत का मजाक बना रहे थे। एबी को बहुत गुस्सा आया और शायद वो पहली बार इतना गुस्सा हुआ था। इला का हाथ पकड़ के वो खींचते हुए लाया। पूरी रास्ते भर इला उससे उल्टी सीधी बातें बोल रही थी जो कि उसे क्लब वाले बॉयज समझकर बोले जा रही थी। घर पहुंचने के बाद इला बेड पर जा गिरी क्योंकि वो इस हालत में नहीं है कि कुछ बात कर सके। एबी बहुत परेशान था और गुस्सा भी था। एक लड़की सिर्फ बुरा फील करवाने के लिए इस हद तक जा सकती है। मॉम वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे पहले कि वो और ज़्यादा बिगड़ जाए मुझे तलाक देना ही होगा। मैं उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में अब और नहीं बांध सकता हूँ। मैं उसे इस तरह बिगड़ते हुए देखकर तिल तिल घुट जाऊँ। उससे बेहतर है मैं उसे तलाक के पेपर दे दूँ और उनको इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँ क्योंकि जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा इला जानकर इसी तरह की हरकत करती रहेगी और जब इला को प्यार ही नहीं है तो इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। इला के मॉम से बात करके एबी इला के रूम में गया। इला सो रही थी। सुबह इला की आंख खुली तो उसने देखा एबी उसके सामने ही बैठा है। उसे देखकर लग रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है। इला ने जब अपनी ऊपर ढकी ब्लैंकेट को हटाया तो वो सच में बहुत शर्मिंदा हुई। उसने जिस तरह से ड्रेस पहन रखी थी वो सच में शर्मिंदा करने वाला था। उसे याद आया पिछली रात उसने जुनसू से जवाब पाने के बाद गुस्से में वैसी ड्रेस पहनकर बाहर चली गई थी। इला ने जब शर्मिंदा नज़रों से एबी की तरफ देखा तो वो गुस्से में उसे ही देख रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब इला ने उसे ऐसे गुस्से में देखा था। वो थोड़ा डर रही है क्योंकि इला की गलती थी। ये बात वो जानती थी इसलिए वो दबे आवाज़ के साथ बोली, आई एम सॉरी। एबी कहता है, किस लिए? इस तरह ड्रेस पहनना उसके लिए या फिर नशे में बेहाल उन लड़कों से बात कर रही थी जो कि एक दूसरे को अश्लील इशारे कर रहे थे उसके लिए सॉरी बोल रही हो? इला चिल्लाकर बोलती है, तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले? मेरा जो मन करेगा मैं वो सब करूँगी। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड यू आर माई वाइफ। हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है और इसे कंट्रोल करना नहीं बल्कि गलत करने से रोकना कहते हैं। तुम एक बिजनेसमैन और एक डॉक्टर की वाइफ हो। इला, तुम इस तरह की ड्रेस पहन भी कैसे सकती हो, वो भी सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए? जब मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ तो फिर क्यों तुम इन गलत कामों को कर रही हो? आखिर क्या दिखाना चाहती हो कि तुम मुझे बुरा फील करवाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? भूलो मत, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। इला हैरान होकर उसे देखती है। एबी इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं था लेकिन आज वो सच में बहुत गुस्सा था। उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई थी कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो दबे आवाज़ में कहती है, मैं नहीं मानती हूँ तुमको अपना हस्बैंड। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है। लीगली तुम मेरी वाइफ हो। एबी उसके सामने ही जुनसू का लाया हुआ पेपर फाड़ कर कहता है, अब मैं तलाक नहीं दूंगा तुम्हें, और तुम्हें अगर तलाक लेना है तो यहाँ के कानून के हिसाब से और कुछ महीने रुकना होगा क्योंकि तुम जर्मन हो और अगर जल्दी तलाक लेना है तो जर्मनी जाना होगा जो कि तुम जा नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है और मैं तुम्हें वो वापस देने वाला नहीं हूँ। तुम मुझ पर केस करना चाहती हो तो वो भी कर लो। मैं तुमसे इस तरह कभी बात नहीं करना चाहता था और ना ही ज़बरदस्ती बांध कर रखना चाहता, लेकिन तुमने गलत राह चुनकर मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर दिया है। कल तुम नशे में गलत लड़कों के साथ बैठी थी। अगली बार ड्रग्स लेकर कुछ करोगी, है ना? साबित क्या करना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार इस तरह की हरकत करने से पहले सोच लेना, वरना मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो। मुझे वाकई में अपना हक जताने के लिए मजबूर मत करना, वरना जिस शादी की वजह से तुम मुझे नफरत करती हो मैं सच में इस शादी को नफरत के लायक बना दूंगा।
इला एक बार फिर उससे हिम्मत करके कहती है, तुम ज़बरदस्ती अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो, मैं वो सब करूँगी जो मेरा मन करेगा। एबी उसे गुस्से में कहता है, क्या वाकई तुम सच में देखना चाहती हो कि मैं ज़बरदस्ती क्या कर सकता हूँ? अगर सच में तुम्हें देखना है तो तुम एक बार फिर वही गलती करके देखो। आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें गलत करते हुए देखूँ, कभी नहीं। और जाते हुए वो कहता है कि मैं नाश्ता रेडी कर रहा हूँ, तुम जल्दी फ्रेश होकर आओ। एबी के जाने के बाद इला को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी। उसकी ही गलती के वजह से ही एबी ने तलाक के पेपर फाड़े हैं। मैं आज ही यहाँ से तलाक के प्रोसेस के बारे में सर्च करूँगी और वो होता कौन है मुझे कंट्रोल करने वाला। फिर वो शीशे की तरफ देखते हुए कहती है, हस्बैंड माय फुट। जब वो रेडी होकर वापस बाहर आती है तो देखती है एबी किचन में काम कर रहा है। इला को देखकर वो मुस्कुराया, जैसे वो हमेशा एक पॉजिटिव स्माइल करता है। इला सोचती है, अभी तो ये इतने गुस्से में था और अभी इतना सॉफ्ट होकर स्माइल कर रहा है। हाँ, लेकिन किसे फ़र्क पड़ता है। ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए एबी कहता है, मैं कभी तुमसे उस लहजे में बात नहीं करना चाहता था और ना ही मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम इतना नशे में थी कि तुम्हें कुछ भी होश नहीं था। वो लड़के आपस में अश्लील इशारे कर रहे थे, वो भी तुमको देख देख कर। वहाँ कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी वाइफ भी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी भी हो। भला मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे गुस्से में बात की, उसके लिए सॉरी। इला को खामोश देखकर वो बात को बदलते हुए बोला, तुम क्यूट लग रही हो, तुम बचपन से बहुत क्यूट थी, बस उस टाइम थोड़ा ज़्यादा मोटी थी। इला चिढ़कर कहती है, तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करते हुए शर्म नहीं आती है? मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वाइफ से फ्लर्ट करने में कैसी शर्म। फिर वो इला को चेयर पर बैठाकर कहता है, मैंने तो बस फ्लर्ट किया है और तुम अभी से परेशान हो गई। इला घबराते हुए जल्दी जल्दी खाने लगती है। फिर कहती है, कल के लिए सॉरी, मैं दोबारा वैसा नहीं करूँगी। लेकिन क्या तुम हर बात में मुझे वाइफ मेंशन करना बंद करोगे? मुझे नफरत होती है जब तुम मुझे वाइफ बोलते हो तब, और मैं अब यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ओके, तो जब से तुम आई हो लगभग 11 महीने होने वाले हैं। मेरे काफ़ी पैसे तुम पर खर्च हुए हैं, जो कि तुमने कहा था कि तुम वापस कर दोगी। वो सारे पैसे दे दो, फिर जाओ। और हाँ, गलती से ये मत सोच लेना कि तुम्हें पेरेंट्स से या फिर फ्रेंड से पैसे मिल जाएंगे और कहीं जॉब भी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि तुम बस 18 साल की हो। वो लड़की हो जो अभी ग्रेजुएट भी नहीं है, और ना मैं कभी वैसा होने दूंगा कि तुम्हें कोई और जॉब दे। तो तुम कहीं और रहने का ख्वाब छोड़ दो। इला गुस्से में कहती है, तुम बहुत बकवास हो। एबी कहता है, कुछ दिन पहले तो तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और मुझे लाइक भी करती थी, तो अब क्या हुआ? इला के चुप रहने पर वो इला के करीब आकर उसके बालों को संवार कर धीमे आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम बस मुझसे बचपने में बोल रही हो। तुम बस उस टाइम मुझे लाइक करती थी। तुम्हें शादी के महीने या फिर प्यार का मतलब न तब पता था और न आज पता है। तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न कर लो, बट स्टिल आई लव यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि तुम भी बहुत जल्दी इस प्यार को समझ पाओगे, क्योंकि मैंने होप नहीं छोड़ी है। फिर वो खुद उससे दूर हटते हुए कहता है, आई एम सॉरी। इला को अच्छा नहीं लगा कि एवी उसके इतने करीब आकर बात कर रहा था, लेकिन उसे बुरा भी नहीं लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसे खुद की ही फीलिंग समझ नहीं आ रही है और वो कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि एबी उसे कुछ करने देगा ही नहीं। वो मन ही मन फैसला करती है, जब तक तलाक का प्रोसेस शुरू ना हो जाए तब तक नॉर्मल बिहेव करना है। ब्रेकफास्ट करते हुए इला चोर नज़रों से उसे देखती है, जिसको एबी नोटिस कर लेता है। तो इला बात को बढ़ाते हुए कहती है, जब मैंने जुनसू से शादी के लिए कहा था तो तुम्हें झटका लगा होगा। आई मीन अचानक से मैंने उसका नाम लिया। मुझे बहुत पहले से पता है कि जुनसू तुम्हें लाइक करता है, लेकिन हर्ट हो रहा था क्योंकि तुम मुझे एक चांस भी नहीं देना चाहती हो। इला पूछती है, जब उसे पता था कि जुनसू इला को लाइक करता है तो उसने उन दोनों को फ्रेंडशिप करने के लिए क्यों कहा? क्या उसे जरा भी बुरा नहीं लगता कि वो इस तरह जुनसू को मेरे करीब कर रहा है? एबी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, वो बस तुम्हें लाइक करता था और किसी को लाइक करना कोई बुरी बात नहीं है। लाइक करने में और प्यार करने में फ़र्क होता है। इसके अलावा मुझे जुनसू और तुम पर दोनों पर ट्रस्ट था। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता था कि तुम दोनों के फ्रेंडशिप से कुछ गलत होने वाला नहीं है। हाँ, मुझे तब बहुत बुरा लगता अगर तुम मेरा ट्रस्ट जीत लेती, मुझसे प्यार करने का दिखावा करती और इसके बाद जुनसू के साथ रहती, तब शायद मुझे बहुत दर्द होता या फिर मैं बहुत ज़्यादा टूट जाता। तो कैसा रहेगा, पहले मैं तुमसे प्यार करने का नाटक करूं, इसके बाद किसी और से शादी कर लूं। मैं तब भी तुमसे ही प्यार करूंगा, लेकिन इतना कुछ देखने की हिम्मत मुझ में नहीं होगी। मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता हूँ।
इला फिर सवाल करती है, तुम कोरियन क्यों दिखते हो? तुम तो जर्मन हो ना, तुम शायद भूल गई हो। मैं अपने पेरेंट्स का बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। शायद मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोरियन होंगे, इसलिए मेरा लुक ऐसा है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस पूछना चाहती थी कि अब जब तुमने तलाक के पेपर फाड़ दिए हैं तो दोबारा उन पेपर को रेडी करवाने के लिए क्या करना होगा? भारी आवाज़ से एबी कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमको ज़बरदस्ती इस रिश्ते में नहीं रखूँगा, लेकिन ये भी सच है कि जब तक उन सब हरकतों को नहीं छोड़ देती हो तब तक मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन वो खुद के मन से बोल रहा था कि मैं बस डरा हुआ हूँ कि एक बार तलाक लेने के बाद मैं तुम्हें यहाँ रोक नहीं सकता हूँ और ना तुम मेरे पास रुकना पसंद करोगी, और मैं तुमको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि अभी तुम्हारी स्टडी बाकी है और तुम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई हो। मैं तुम्हें किसी और के सहारे नहीं छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारे सहारे नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि एक मैं ही हूँ जो तुम्हारा सबसे अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम खुद भी उतना ख्याल नहीं रख सकती हो। हेलो, इट्स ओके, मैं टाइम निकाल लूँगा। तुम उन लोगों के लिए किसी होटल में डिनर अरेंज करवा दो। किसी से कॉल पर बात करने के बाद ए भी बताता है कि लास्ट प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से काम हुआ है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है, इसलिए मैंने ऑफिस के सभी लोगों के लिए एक डिनर प्लान करवाया है। बाद में जुनसू भी इला को कॉल करके बताता है कि आज हम सबको ऑफिस की तरफ से डिनर पर चलना है। रोज़ की तरह आज भी ऑफिस का डे बहुत बिजी है, लेकिन इला बहुत बोर हो रही है क्योंकि ना उसे अभी तक कुछ काम करने के बारे में पता चला था और ना अब कोई ऑफिस का मेंबर उससे कोई काम कहता है, क्योंकि जब से उन लोगों को पता चला है कि इला एबी की वाइफ है तब से उन लोगों ने थोड़ी सी दूरियां बना ली है। ऑफ कोर्स एबी की वाइफ से कौन काम कह सकता है। हालांकि इला को ये सब पसंद नहीं आता है, वो बस चाहती है कि जल्द से जल्द तलाक लेकर वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। एबी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं है। तमाम बातें इला के मन में चल ही रही थी कि उसकी नज़र सामने केबिन में काम कर रहे एबी पर गई। वो जल्दी जल्दी फाइल के पेज पलट रहा था और साथ साथ जूनसू से कुछ डिस्कस कर रहा था। उसने वाइट शर्ट पहन रखी थी, वो खुद इतना वाइट है कि शर्ट के साथ उसके बॉडी का कलर भी मिक्स हो रहा था। उसे देखने में इला को कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो अपनी नज़र भी उस पर से नहीं हटा पाई। एवी की नज़र जब इला की तरफ पड़ी तो उसने एक पॉजिटिव स्माइल दी, जैसा कि वो हमेशा करता है। उसे मुस्कुराता देख इला ने अपनी नज़र हटा ली। मैं उसे ऐसे क्यों देख रही थी? मुझे उसके फेस से भी नफरत है। सर, मुझे लगता है इला जल्दी आपको समझने लगेगी, क्योंकि जिस तरह वो शुरू के दिन कुछ दिन गुस्सा थी, अभी उस तरह गुस्सा नहीं लग रही है। कॉफ़ी की सिप लेते हुए एवी जवाब देता है, काश तुम जो बोल रहे हो वो सच हो जाए। फिलहाल मैं उम्मीद करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। एवी से बात करने के बाद जुनसू सीधे इला के कैबिन में जाता है। तो मिस ड्रामा, आजकल तुम सर के कैबिन की तरफ बहुत देखती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सर को देख रही हो? उसे देखने से अच्छा है मैं कुछ देख ही ना पाऊँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उसे देखूंगी, उसमें देखने जैसा है ही क्या? मैं उसे क्यों देखूंगी? लेकिन वो मन में ही कहती है, हाँ मैं उसे देख ही तो रही थी, लेकिन क्यों ये तो मुझे पता नहीं है। लगता है तुम बोर हो रही हो, तुम्हें मेरे साथ बाहर कॉफ़ी पीने चलना चाहिए। तभी यांग वहाँ आती है और इला को स्टाफ के साथ लंच करने के लिए ले जाती है। यांग की हरकत से इरिटेट होकर जुनसू कहता है, ये इतनी हवा हवाई क्यों बनी रहती है? इला काफ़ी दिन बाद स्टाफ के साथ लंच कर रही थी, उसे अच्छा भी लग रहा था। बातों ही बातों में सब उसे बताते हैं कि जब से उन्हें पता चला है कि वो एवी की वाइफ है तब से उन लोगों से इला के साथ एक ऑफिस के मेंबर जैसा बिहेव नहीं किया जा रहा है। हालांकि इला उन्हें बताती है कि इस शादी का इला से कोई मतलब नहीं है, ये शादी उसकी मर्जी के बिना हुई है। उसके और एवी के बीच मैरिज कपल जैसा रिलेशन नहीं है और वो बहुत जल्दी ही इस दिखावे के रिश्ते से बाहर निकल लेगी। वो बात कर ही रही थी कि लंच रूम में एवी आता है और इला से कहता है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि आज रात में डिनर अटेंड करना है। क्यों? मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ? एवी इला के पास आकर कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई? तुम्हें अगर तलाक चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसकी आवाज़ में एक सख्ती है, ऐसा लग रहा है वो जानकर इला को तलाक के नाम पर प्रेस कर रहा है। हालांकि कि इला के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसे न चाहते हुए भी एवी के साथ जाना पड़ता है। जुनसू ने ड्राइव करते हुए कहा, मिस ड्रामा तुम अपसेट क्यों दिख रही हो? सर के साथ शॉपिंग करना इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन इला कुछ नहीं बोलती है, उसके पास बोलने के लिए था भी क्या, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। अगर उसे जल्दी से जल्दी तलाक चाहिए तो उसे एबी की बात माननी ही होगी। एबी ने एक खूबसूरत सी ड्रेस इला के लिए सेलेक्ट की,
इला के मना करने पर भी वो इला को ट्राई करने के लिए कहता है। जुनसू ने भी सेम डिज़ाइन सेलेक्ट किया था पर उसने ब्लू कलर सेलेक्ट किया था और एबी ने वाइट। इला दोनों लेकर ट्राई करने चली जाती है। जुनसू कहता है, सर अगर इला ने वाइट ड्रेस सेलेक्ट की तो इसका मतलब वो अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहती है, लेकिन अगर उसने ब्लू की यानी मेरी सेलेक्ट की हुई ड्रेस लेगी तो मतलब उसे अभी इस रिश्ते को मानने में वक्त लग सकता है। एबी की शक्ल तो देखने वाली है। अजीब से शक्ल बनाकर कहता है, ये कौन सा बेवकूफ़ों वाला लॉजिक हुआ। उसे जो पसंद होगा वो वही ड्रेस सेलेक्ट करेगी। इला दोनों ड्रेस को ट्राई करके देखती है और सोचती है अगर उसने वाइट ड्रेस ले ली तो एबी को यही लगेगा कि वो उसके पसंद का ड्रेस वेयर करना चाहती है, इसलिए उसने जुनसू के ड्रेस को सेलेक्ट किया। वापस आकर इला ब्लू ड्रेस लेने के लिए कहती है। जुनसू कहता है, आप लोग चलो, मैं पैक करवा कर लाता हूँ। लेकिन एबी वाइट ड्रेस को जुनसू को देते हुए कहता है, इसे पैक करवा लो। लेकिन सर इला ने तो ब्लू ड्रेस सेलेक्ट की है। जिस पर एबी बोलता है कि क्या उसे मेरे ऑर्डर्स एक बार में समझ नहीं आते, वाइट ड्रेस ही पैक करवाना है। इला मन में सोचती है, जब उसे खुद की ही पसंद का ड्रेस लेना था तो इला को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। रात को जुनसू उन लोगों को रिसीव करने आता है। इला जब रेडी होकर नीचे आती है तो एबी उसे देखता ही रह जाता है। जैसा कि उसने सोचा था, इला उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। शॉर्ट वाइट फ्रॉक जो कि उसके घुटने से भी नीचे है। ऐसा लग रहा था जैसे नीले बादलों पर सफ़ेद बादलों का कब्जा हो गया हो। जुनसू एबी को देखकर कहता है, सर मैं बाहर आप दोनों का वेट कर रहा हूँ। एबी अभी भी इला को ही देख रहा है। ये वही लड़की है जो मेरी वाइफ है, जो मेरी सोलमेट है, जो बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि तुम आज ही खूबसूरत लगी, तुम शुरू से ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन शायद आज बात कुछ अलग है क्योंकि उसने आज मेरी ली हुई ड्रेस पहन रखी है जो शायद मेरी सोल को टच कर रहा है। मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे आज खुलकर उसकी तारीफ़ करने का मन है। मैं उसे बोलना चाहता हूँ मुझे उसके फोरहेड पर किस करना है और मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत ही प्यारी है। सर 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 क्या आप मुझे सुन रहे हैं? इला कब का ही कार में बैठ गई है। आप यहाँ खड़े क्या सोच रहे हैं? हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि स्टाफ को और वेट न करना पड़े। लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग होटल पहुँचते हैं जहाँ पहले से ही बाकी लोग मौजूद है। इला को देखते ही सबकी आंखें खुली ही रह जाती है। सब ने बस एक बात कही कि इला आज बहुत प्यारी लग रही है। यांग तो डिनर करते हुए ये भी पूछ लेती है, ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली? और इसी तरह सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं। लेकिन इला नोटिस करती है कि एबी जब से होटल पहुंचा है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब उसे डिनर करना ही नहीं था तो वो यहाँ आया ही क्यों? इला चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है तो एबी उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं वो चला तो नहीं गया? मुझे इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? मैं उसे इतना याद क्यों कर रही हूँ? वो जिंदा रहे या मर जाए, आई डोंट केयर। हेलो मिस ड्रामा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? लेकिन इला कुछ नहीं बोलती है। तभी यांग कहती है, सर कहाँ हैं? तो कोई उसका जवाब देता है, हो सकता है सर ड्रिंक करने गए हो। तब यांग बताती है, तुम नए हो इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन सर कभी ड्रिंक नहीं करते हैं। उन्होंने आज तक कोई भी नशा नहीं किया है। तभी एक मेंबर जो कि उनकी सबसे ज़्यादा उम्र के थे वो कहते हैं, पता नहीं आजकल ऐसे नौजवान मिलते कहाँ हैं। लाखों में शायद ही कोई एक होगा जो यंग एज में भी कोई ड्रिंक नहीं करता है। इसलिए तो सर इतनी एज में भी इतना कुछ संभाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी बिना ज़रूरत वाले कामों को नहीं किया है। और इसी तरह सब के सब एबी के बारे में बोले ही जा रहे थे। इला खुद से ही कहती है, कमाल है, उसके बारे में सब ऐसे बोल रहे जैसे उसके अंदर कोई कमी ही ना हो। लेकिन अगर मैं जितना उसे जानती हूँ उस हिसाब से तो मैं भी कमी नहीं निकाल सकती हूँ। पर मैं उससे नफरत करती हूँ, उतना भी अच्छा इंसान नहीं है वो। जुनसू इला के कान में कहता है, अगर तुम सर को मिस कर रही हो तो तुम ऊपर के फ्लोर पर उनको देख सकती हो। इला जवाब देती है, भला मैं क्यों उसे याद करूँगी। डिनर करने के बाद यांग कहती है, निकलने से पहले हमें सर को थैंक्स बोलना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्होंने हमारे लिए डिनर प्लान किया है। जुनसू बताता है कि सर ऊपरी फ्लोर पर है, लेकिन यांग कुछ बोलती उससे पहले ही एबी वहाँ आ जाता है और सबसे कहता है, जिसको ड्रिंक करना है वो कर सकता है, किसी को जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। इला भी यांग के साथ ड्रिंक करने लग जाती है। ड्रिंक करते टाइम भी इला की नज़रें एक दो बार एबी पर जाती है। वो अभी भी एक कोने की सीट पर चुपचाप बैठा है, ना वो ड्रिंक कर रहा है और ना वो किसी से बात कर रहा है। इला के मन में कई सवाल है। क्या इसने डिनर भी नहीं किया? ये इतना अकेले क्यों बैठा है? इसे कोई प्रॉब्लम है क्या? वो किसी से बातें क्यों नहीं कर रहा है? यांग उसके ध्यान को तोड़ते हुए कहती है, तुम कैसे सर जैसे अच्छे इंसान से तलाक ले सकती हो?
वो हर तरफ से एक परफेक्ट हस्बैंड होने के काबिल है। क्या तुम उन्हें लाइक भी नहीं करती हो? हालांकि यांग नशे में थी तो इला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। काफ़ी टाइम बाद एबी इला से कहता है, चलना चाहिए। जुनसू ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, उसे होश भी नहीं था। एबी ने उसे कार के बैक सीट पर लिटा दिया और खुद ड्राइव। पूरे रास्ते भर उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। एबी ने जुनसू को अपने रूम में लिटा दिया और खुद आकर रेस्ट रूम में बैठकर कुछ रखी हुई फाइल को देखने लगा। पहले से ही आधी रात हो चुकी है, लेकिन एबी को अभी भी नींद नहीं आ रही है। इला ने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था तो उसके सर में दर्द था, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी। वो जब रूम से बाहर आती है तो एबी को काम करता हुआ पाती है। नशे में इला ने लड़खड़ाते जुबान से इतना ही निकल पाया, हे डॉक्टर, तुम्हारे पास सर दर्द की कोई मेडिसिन है? मुझे मेरे हेड में बहुत दर्द फील हो रहा है। उसकी आवाज़ सुनते ही एबी ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से उठकर उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। फिर उसने इला के नज़रों से नज़रें मिलाकर कहा, तो फाइनली तुमने मान लिया कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। फिर वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है इला अभी बहुत ज़्यादा नशे में है। इला को गर्म पानी पिलाने के बाद वो इला को सोफे पर लिटा देता है और खुद वहीं बैठकर उसके सर में मसाज करता है ताकि दर्द कम हो सके। इला फिर उससे बहकते लहजे में पूछती है, क्या तुमने डिनर किया है? क्योंकि वहाँ तो पूरे टाइम तुम दूर दूर रहे हो। क्या तुम्हें जानना है कि मैंने डिनर क्यों नहीं किया? जवाब में इला हाँ बोलती है। अगर तुम्हें सुनने में दिलचस्पी है तो ज़रूर मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये थी कि वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे डिनर के लिए बोले। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगा, लेकिन मेरे सीट पर बैठने से पहले ही तुमने बाकी लोगों के साथ खाना शुरू कर दिया था। और दूसरी बात, मैं बहुत ज़्यादा देर भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाले माहौल में नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ डिनर नहीं कर सका। लेकिन तुमने अभी पूछा, वो मुझे अच्छा लगा। एबी की नज़र जब इला पर गई तो वो पहले ही सो चुकी थी। एबी वहीं बैठकर उसे चोर नज़रों से देखता रह जाता है। जब जुनसू की आंख खुलती है तो वो खुद को एबी के कमरे में पाता है। वो जल्दी से उठकर बाहर आता है तो देखता है इला भी सोफे पर सो रही है और एबी किचन में है। आई एम सॉरी सर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एबी कहता है, इट्स ओके, फ्रेश होकर आओ, ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन जुनसू डर के मारे बार बार सॉरी बोल रहा था, जिसकी आवाज़ से इला की भी आंख खुल गई। तुम्हें इतनी सुबह सुबह सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इला के सवाल पर एबी जवाब देता है, दोपहर के 2 बज चुके हैं। जिस पर जुनसू और स्पीड से सॉरी बोलता है। एबी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, इट्स ओके। फिर वो इला को देखता है और हमेशा की तरह स्माइल के साथ कहता है, इट्स ओके, आकर कुछ खा लो। जाते हुए जुनसू से बोलकर जाता है कि वो अर्जेंट मीटिंग के लिए निकल रहा है और वो ऑफिस में मिलेगा। जुनसू भी इला को लेकर वहाँ आ जाए। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताइए, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।